अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको एएस इकोनॉमिक्स पेपर 2 में 8 मार्क क्वेश्चन में 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स लेने हैं तो ये वीडियो थॉरोली देखनी है, एंड तक देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। इस वीडियो में आई एक्सप्लेन यू कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं, दे नो एवरीथिंग, उनसे पूरी इकोनॉमिक्स में से जो मर्जी कंटेंट पूछ लो, दे नो एवरीथिंग, लेकिन एग्जाम में उनके मार्क्स 8 में से 1 मार्क आया, 1 मार्क आए होते हैं, 2 मार्क्स आए होते हैं, 3 मार्क्स आए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर सारा ठीक होता है, ऑल इंफॉर्मेशन सारी ठीक होती है, बट दे डोंट गेट गेट फुल मार्क्स। क्या करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देते हैं, और उन्हीं चीज़ों के मेन इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप अगर टच नहीं करेंगे या उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा? अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको छोटी सी देखता हूँ। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और अगर आप वहाँ पे चिकन बिरयानी का ऑर्डर करते हैं और वो आपको बिरयानी तो ऑफर कर दे, लेकिन उसमें चिकन ना डलाओ, उसमें बीफ डलाओ, या चिकन हो ही ना, कोई मीट है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि रेस्टोरेंट वालों ने आपको चिकन बिरयानी दे दी? क्या आप उसका बिल पे कर देंगे उनको? कभी नहीं करेंगे। इसी तरह से एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, उस क्वेश्चन में चिकन बिरयानी में जैसे आप चिकन ढूंढते हैं, वहां पे उसका इंपॉर्टेंट की कंटेंट आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर वो की कंटेंट आपको मिल गया तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उसको ना मिला वो की कंटेंट, तो फिर वो आपके मार्क्स डिडक्ट करता जाता है। अब देखिए, जनरली बच्चे कहते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर डिवाइड करता है 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, 2 एंड 3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में आप नॉलेज देते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 में आप एनालिसिस करते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 में आप इवेल्युएशन करते हैं। और इसके मार्क्स क्या होते हैं? 3 मार्क्स होते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के, यानी नॉलेज के। 3 मार्क्स होते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 यानी एनालिसिस के। और 2 मार्क्स होते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 यानी इवेल्युएशन के। 2 मार्क्स होते हैं। सो दिस इज हाउ एग्जामिनर डिवाइड्स 3 + 3 + 2 8 मार्क क्वेश्चन। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आते हैं, बच्चे अक्सर आके कहते हैं कि सर हमारा नॉलेज तो ठीक था, 3 मार्क्स एग्जामिनर ने उसके क्यों नहीं दिए? हमारी इवैल्यूएशन तो ठीक है, उसके 3 मार्क्स क्यों नहीं दिए? तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे मैंने चिकन बिरयानी की आपको एग्जाम्पल दी, कि चिकन बिरयानी में आपने आपने चावल में मसाला तो वही डाला जो चिकन बिरयानी वाला होता है। आपने उसको सर्व भी उसी तरह से किया जैसे चिकन बिरयानी को किया जाता है। टेबल को बड़ा अच्छा से सजाया आपने, साफ सुथरा था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उस बिरयानी के अंदर चिकन ही नहीं है जिसका आपको ऑर्डर हुआ है। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? वेटर आपको जितना मर्जी कहता रहे, रेस्टोरेंट का ओनर आपको जितना आके मर्जी कहता रहे कि सर इसमें हमने बिरयानी के मसाले डाले, हमने देखे सर्विंग कितनी प्यारी की है, आप हमें 0 मार्क्स दे रहे हैं। तो याद रखें, जैसे उस चिकन बिरयानी को आप चिकन बिरयानी कंसीडर करेंगे नहीं जितने मर्जी अच्छे मसाले डले हों, इसी तरह से एग्जामिनर भी अगर आपका एनालिसिस गलत है तो आपके बाकी सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस मिर्च मसाले की तरह है। सही है? जो आपने नॉलेज दिया, जो आपने इवैल्यूएशन की, वो तो जस्ट मिर्च मसाला था। उसकी इंपॉर्टेंस तो थी ही तब जब आपने उसको चिकन बिरयानी में चिकन की इंपॉर्टेंस थी। एनालिसिस की इंपॉर्टेंस उसी तरह से है। बाकी तो मिर्च मसालों की इंपॉर्टेंस सिर्फ तभी होती है जब मेन इंग्रेडिएंट वहाँ पे मौजूद हो। अदरवाइज तो वो कि ज़ीरो कर देंगे, आप जैसे चिकन बिरयानी को ज़ीरो कर देंगे, इसी तरह एग्जामिनर आपके आंसर को ज़ीरो कर देगा। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंटेंट क्या रिक्वायर्ड है और उसको कैसे आपने लेके चलना है। ठीक है, सो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। ओके, सो यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में से है, इंटरनेशनल ट्रेड में से, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में से, एंड दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू एक्सचेंज रेट। सो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। आप इसको अच्छे से पढ़ें और मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपको क्या कैसे यहाँ से इसको आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में कैसे उसको फिल इन भी करना है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सो सबसे पहले, जैसे अगर इफ फॉर एग्जांपल ये कैसे पता चलेगा क्या लिखना है? ये तो इंग्रेडिएंट से पता चलेगा। जैसे अगर आप कुक को राइस ला के दे देते हैं, उसे राइस दे दें, उसको चिकन दे दें, ठीक है, और उसको आप
चिकन बिरयानी का मसाला भी ला दें, शान का चिकन बिरयानी मसाला ला दें, शान का, या किसी भी कंपनी का। अब जब ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स ला के आपने अपने कुक को दे दिए, और कुक को कहें कि जल्दी से खाना बनाओ हमारे लिए, और कुक आपसे पूछे, ये इंग्रेडिएंट भी आपने उसको हैंड ओवर कर दिए, लेकिन फिर भी वो आपसे अगर पूछे कि सर आप खाना क्या खाएंगे, तो आप उस कुक को शाबाशी देंगे या डांटेंगे या क्या कहेंगे? अगर एक कुक को इस इन इन इंग्रेडिएंट से ही नहीं पता चला कि खाना क्या बनाना है, तो वो कुक तो ना हुआ। ठीक है, अगर उसको चावल दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, शान का बिरयानी मसाला दे रहे हैं, तो ही मस्ट नो कि उसको क्या पकाना है। ठीक है, इसी तरह से एग्जामिनर भी आपको इंग्रेडिएंट्स देता है, एज एन एक्सपर्ट आपको जज करना है कि इसका क्या क्या बनेगा। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम और डायग्राम्स, इसका मतलब क्या है कि ये आपको पता चल गया कि एग्जामिनर को डायग्राम चाहिए। ये डायग्राम क्या है? अब आपकी उस चिकन बिरयानी में चिकन की इम्पोर्टेंस है। ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसको बिरयानी में चिकन नज़र ही नहीं आएगा। चिकन नज़र नहीं आएगा तो वो आपकी बाकी बिरयानी को भी सारा ज़ाय कर देगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। सो डायग्राम आपके लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एग्जामिनर डायग्राम का वर्ड ना यूज़ करे तो ऑप्शनल होता है, आप बनाएं या ना बनाएं। लेकिन जब वो एग्जामिनर आपको डायग्राम का वर्ड यूज़ कर ले, ग्राफ का वर्ड यूज़ कर ले, तो फिर आप उसके बगैर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। आंसर करेंगे तो वो वैल्यूलेस हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो यहाँ तक है। यहाँ तक यानी जो जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ तक आपके दो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं। कौन से? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जिसे हम नॉलेज कहते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। इवैल्यूएशन किसकी करनी है इस चीज़ की? कंसीडर वेदर सच डिप्रिशिएशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू एन इकोनॉमी। ये आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 यानी इवैल्यूएशन के काम आएगा। ठीक है बेटा। सो अभी हम देखते हैं कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में क्या लिखेंगे, 2 में क्या लिखेंगे। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में जिस टॉपिक का क्वेश्चन है, जैसे ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है। सो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट एक्सचेंज रेट इज, उसका मीनिंग क्या है, और उसकी एक सिंपल एग्जांपल दे दें। आप बता सकते हैं कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। उसके बाद बता दिया कि $1 इज इक्वल टू 235 रुपीज़ वट्स। आप अपनी करेंसी से उसको रिलेट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला आपका नॉलेज पॉइंट था एक्सचेंज रेट क्या होता है। सेकेंड इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को आप डिफाइन करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसकी डायग्राम भी बना दें। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता क्या है? Floating exchange rate is a system in which value of a currency in terms of another currency is set through the free forces of demand and supply of that currency। ये definition देने के बाद you have to make the diagram। जैसे ये आपकी डायग्राम है। अच्छा, ये नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की तरह की डायग्राम है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब होगी जब आप इसको पूरा लेबल करेंगे। यहाँ पे आपको ओरिजिन पॉइंट लेबल करना है। एक्स पे आपको यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी ऑफ करेंसी। जो भी करेंसी की बात करें, लेट्स से हम डॉलर्स की बात करें, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अदरवाइज क्या होगा, ये आपको जेनेरिक मार्क्स, जेनेरिक ग्राफ समझ लेगा और इसके कोई मार्क्स नहीं देगा आपको। अच्छा, यहाँ पे बच्चे सिर्फ डिमांड लिख देते हैं, तो डिमांड लिखने से काम नहीं चलेगा। ये डिमांड ऑफ करेंसी है, यानी डिमांड ऑफ डॉलर है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ डॉलर लिखना है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट कर गए, ये इक्विलिब्रियम है इन इन द मार्केट। एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दिस इज द इक्विलिब्रियम। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करेंगे, वी विल फाइंड आउट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर दैट इज ट्रेडेड इन द मार्केट। और यहाँ से जब हम इसको y के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट मिल जाएगा $1 का। लाइक $1 इज इक्वल टू लेट से 238। वैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी वैल्यू 280 है, राइट। सो जब मैंने आंसर लिखा था तब 234 थी, तो मैं यहाँ पे 280 लिख देता हूँ। y पे क्या लिखना है? वहाँ पे यहाँ पे y पे लिखना है एक्सचेंज रेट। इतना लिख दें तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर लिख दें एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़, या जो भी करेंसी आप कंसीडर करना चाह रहे हैं।
ओके, सो दिस इज हाउ एक्सचेंज रेट इज सेट थ्रू फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आपको आना है डेप्रिसिएशन की तरफ कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। देखिए, नाम से भी काफ़ी ऑब्वियस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस अगेंस्ट अनदर करेंसी, जब वैल्यू कम हो जाए। सो इसका मीनिंग बता दिया। ये आपके पास सारे आ गए नॉलेज पॉइंट्स। क्या नॉलेज पॉइंट्स है? पहला नॉलेज पॉइंट आया एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना है, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना है, तीसरा डेप्रिसिएशन के बारे में बताना है। ऐसा करने के बाद अब आपको आ जाना है एनालिसिस पे। एनालिसिस किस चीज़ का करना है? इसका कॉजेज को एनालाइज करना है। ठीक है, कॉजेज को एनालाइज करना है। अब डेप्रिसिएशन की क्या कॉजेज होती हैं? इनकी जो मेन कॉजेज होती हैं वो दो होती हैं। एक है कि अगर डिमांड ऑफ करेंसी फॉल कर जाए या सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाए तो करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती है। डिमांड ऑफ करेंसी फॉल होने की मेन रीज़न होती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर गई। सप्लाई ऑफ करेंसी राइज होने की मेन रीज़न होती है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई। राइट। अब इनके लिए भी अलग से ग्राफ बनाना होगा। सो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? जब आप इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर का ग्राफ बना रहे होंगे तो तब क्या करना होगा? मैं इसी सेम ग्राफ में अगर ऐड कर लूँ ये जो मैंने बनाया हुआ है। सो डिमांड फॉर डॉलर अगर डिक्रीज करेगी तो डिमांड करेंसी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, और इक्विलिब्रियम हमारा नीचे मूव कर जाएगा। यहाँ से आप प्राइस सेट करेंगे और यहाँ से क्वांटिटी सेट करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ डॉलर जो ट्रेड हो रही है वो कम हो गई, पहले से Q1 पे आ गई। एक्सचेंज रेट भी डॉलर का कम हो गया, 280 से 250 रुपीज़ पर डॉलर पे आ गया, लेट्स से। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और फिर उसकी रीज़न बता देंगे कि डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीजेज ड्यू टू द फॉल इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए, क्योंकि ये यूएसए की एक्सपोर्ट की बात हो रही होगी। तो यूएसए की एक्सपोर्ट्स अगर कम होंगी तो यूएस डिमांड डॉलर की डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो एक्सचेंज रेट डॉलर का डेप्रिशिएट कर जाएगा। आप ये डायग्राम बना लें या फिर एक और डायग्राम बना लें। इन दो में से कोई एक डायग्राम बना लें। अगर दोनों बनाएंगे तो ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाएगा आंसर, और अगर आप एक चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके पास आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ डॉलर अगेन, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। वाई पे हमारे पास एक्सचेंज रेट है ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर मीट करेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ से आप इसको वाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि डॉलर की वैल्यू कितनी। डॉलर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 280 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पे लिख दें। लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ 280 रुपीज़ पर डॉलर। एक डॉलर बाय करना है तो 280 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो डॉलर का सप्लाई कब राइट को शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम भी आपका आगे चला जाएगा E1 पे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आपके पास कम हो जाएगा, 280 से 250 रुपीज़ पर डॉलर पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। लेकिन पाक रुपीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा? पाक पाक रुपीज़ अप्रिशिएट कर गया, क्योंकि पहले आपको एक डॉलर बाय करने जाते थे तो 280 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब आपको 250 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो मतलब नाउ यू हैव टू पे लेस टू बाय $1। तो पाक रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, यहाँ तक आपका एनालिसिस यानी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट हो गया। अब आगे लास्ट बात वो है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन और जजमेंट देनी है आपको। वो किस चीज़ की देंगे कि वेदर डिप्रिशिएशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। तो आप कंक्लूजन में बताएंगे कि डेप्रिशिएशन, आप फेवर में भी जा सकते हैं, अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि डेप्रिशिएशन इज़ बेनिफिशियल टू एन इकोनॉमी इफ़ देयर इज़ इलास्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर डिप्रिशिएशन होती है तो एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। एंड इफ़ देयर इज़ इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, सो depreciation will lead to increase in export earning and decrease in import payments। उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी। लेकिन अगर इफ़ depreciation is not always beneficial because depreciation may harm the economy as well, because if demand for goods and services for exports and imports is inelastic, then it means rise in price of imports may not decrease quantity demand substantially, quantity demand for imports substantially. So as a result, import payments may rise and export earning will fall because
When demand is inelastic, it means even if your exports are cheaper, there will be a little rise in demand for exports, so export earning will decrease instead of increasing. So that will harm the economy in the short run when demand is inelastic. Demand for exports and imports both is inelastic. So this is how you can answer this question, and now I'm showing you the exact answer that you should write. So you can take screenshot of this answer and you can revise it again later on. So this is assessment objective 1, knowledge part. So you have to initially define what exchange rate is, what um, free floating exchange rate system is, and then how to draw the diagram. This is diagram you can make, and you have to explain what diagram is showing here. Now assessment objective 2, and in assessment objective 2 you can make only one diagram. I have made both the diagrams so that you know, okay, what diagrams can be made. You can pick any one of them. Okay, so when demand decreases, demand of dollar will shift to the left and exchange rate of currency will fall from 234 to 230 and quantity will fall from Q to Q1. So this is like depreciation of dollar. And again, when you make the diagram, you have to explain that diagram as well. When you explain the diagram, तो आप ये reference points दे रहे होते हैं कि पहले करेंसी की वैल्यू क्या थी, अब क्या होगी. ओके, उसके बाद द सेकंड लाइक रीज़न दैट यू कैन एक्सप्लेन इज कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर्स. लेकिन ये दो डायग्राम बनाना, जैसे मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई एक पिक कर लें. अगर आपकी स्पीड अच्छी है, दोनों बना सकते हैं और सही बना सकते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन डू दैट. ओके, सो उसके बाद डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या जनरेट होगा और फाइनल जजमेंट आपकी क्या होगी, ये यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. सो दिस इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3. इसके अलग से 2 मार्क्स होते हैं. इसके जो एनालिसिस था इसके 3 मार्क्स थे, और जो ऊपर नॉलेज था उसके भी 3 मार्क्स थे. ये आपके पास आ गया नॉलेज, इसके भी 3 मार्क्स है. So this is how you can answer the question and get full 8 out of 8 marks. Or further, I'll try to make some further videos soon inshallah and share with you. And guest paper तो वो definitely inshallah आ ही रहा होगा आपके पास. So see you with the next video soon inshallah. Allah Hafiz.